राइट है गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज हम करवाने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पार्ट सेकंड जो बुक है उसका चैप्टर नंबर है हमारा 4th और यूनिट है 1। यूनिट 1 का चैप्टर 4th ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मीनिंग, उसके आज हम आपको करवाने वाले हैं। एक चीज और बता दूं, पार्ट 1 जो है बुक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वो मैं डाल चुका हूँ। लिंक आपको यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप सारे चैप्टर वॉच आउट कर सकते हो। यूनिट 2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप देख सकते हो। और अगर किसी को भी नोट्स परचेस करने हैं तो नोट्स परचेस करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिख रहा है, आप यहां से भी परचेस कर सकते हो। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हाँ फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे बात यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। यूनिट नंबर जैसे 1 है, तो मैंने सबसे पहले बताया था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। इसमें हम क्या सीखते हैं, एक इंसान के बिहेवियर के बारे में सीखते हैं कि वो किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है, किस तरह से सोशल फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, किस तरह से फैमिली उसको इफेक्ट करती है। तो पूरा का पूरा इंसान के बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है पहले। अकॉर्डिंग टू एल.एम. प्रसाद, इन्होंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एट द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ना, एक पूरा का पूरा मतलब कि बुक है, एक इतिहास है एक तरह का, जिसमें हम पढ़ते हैं एक इंसान के नॉलेज के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लिखा है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, और सारा का सारा ह्यूमन बिहेवियर सीखते हैं रिलेटेड टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही साथ हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एलिमेंट्स भी कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। एक तो स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड सोशल सिस्टम, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक मैन को, एक आदमी को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स है अफेक्टिंग, इनको भी हम सीखेंगे। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। देखो नीचे मैंने लिखा है नेचर एंड स्कोप ऑफ ओबी। तो नीचे जो सेकंड पॉइंट है आपकी बुक का, तो ओबी के स्कोप बता रखे, नेचर्स बता रखे। तो नेचर और स्कोप में कोई ज्यादा वेराइटी डिफरेंस नहीं होता, दोनों सिमिलर होते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये अप्रोच है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, आपकी बुक में मिलेगी, आप उसको रीड कर लेना। देखो इसके फैक्टर्स है, मैं टू द बस पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को बाद में आप डिफाइन कर लोगे, वो भी मैं बता दूंगा। सेकंड है एन इंटरजनल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड आता है इसका नेचर ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। फोर्थ आता है यहाँ पे साइंस एंड आर्ट्स। फिफ्थ आता है ए पर्पसफुल अप्रोच। सिक्स्थ आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको जो अप्रोच बताई, जो आपको मैंने स्कोप बताए, इन स्कोप्स के अंदर आपने ज्यादातर देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ह्यूमन नीड्स, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। तो इस तरह के काफी सारे वर्ड आए हैं, पर्पसफुल अप्रोच। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन बेस्ड है, ठीक है। ह्यूमन बेस्ड के दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन करता है एक बिजनेसमैन, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर कैसे मतलब कि आगे ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओबी। ओबी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स है नीचे दे रखे। तो 4 टाइप्स के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक ओबी को। तो फर्स्ट आता है पीपल। तो देखो हमने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पीपल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पीपल्स कैसे अफेक्ट करते हैं, पीपल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंपोनेंट कंसेप्ट हो जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट हैज टू बी इंगेज्ड। कह रहा है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है ना पीपल्स का रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। उसके बाद लिखा है एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू अचीव ए गोल। हर कोई इंडिविजुअल ही वांट्स करना चाहता है, मतलब कि अचीव करना चाहता है गोल को किसी भी तरह के। ऑर्गेनाइजेशनल मल्टी यहाँ पे लिखा है मस्ट आइडेंटिफाई द नीड्स स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडिविजुअल एंड टेक सुटेबल स्टेप्स इन फुलफिलमेंट टू इनेबल देम टू परफॉर्म अफेक्टिंग सो दैट दे कंप्लीट देयर अलॉटेड टास्क इन ए टाइम। कह रहा है कि ना हर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, अगर मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में वर्क कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हो, तो आपका बॉस आपसे क्या चाहेगा कि आप ना जल्दी से जल्दी जो है अपने गोल्स को अचीव करो, टाइम टू टाइम पे गोल्स अचीव करो। जैसे कि मान लो हमको 1 महीने के लिए फैक्ट्री चलानी है, ठीक है। 1 महीने में हर एक दिन का प्रोडक्शन 3000 यूनिट्स होना चाहिए। तो अगर मान लो अगर हम इस दिन 2500 यूनिट बनाते हैं, तो लास्ट का जो अटेनिंग गोल है वो बढ़ता जाएगा। जितने दिन हम आलस करेंगे उतना ज्यादा वो काम पेंडिंग होएगा और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोला यहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल को अपने स्टेप्स को फुलफिल करना होता है, अपने जो मतलब कि जो वांट्स है उनको कम करके, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे जिसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करता है, तो भाई देखो स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? इट्स डिफाइन द ऑफिशियल रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। कह रहा है ये जो है ना एक आदमी के बीच में और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक रिश्ता बना देता है, ठीक है, एक संबंध बना देता है कि आप और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक इकट्ठे ही जगह पे हो, ठीक है, तो दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा, इस तरह का बिहेवियर पैदा करता है। उसके बाद लिखा है टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कह रहा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है दो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों मैं पहले 3 चैप्टर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप जाके देख लेना। उसके बाद लिखा है ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम of well-defined job with a prescribed pattern of communication, coordination and delegation of authority। कह रहा है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है जिसके अंदर हम अपनी जो पावर्स है उनको बंटवारा कर देते हैं। किसके बीच में? अपने वर्कर्स के बीच में, अपने स्टाफ के बीच में, अपने पीपल्स के बीच में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पावर्स का बंटवारा करने से क्या होता है, काम इजिली होता है और अथॉरिटी जो है सबके पास होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, सब अपने अधिकार से काम करते हैं। इसके बाद लिखा है जॉब्स ऑफ द प्रिस्क्राइब पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आप किसी से भी इजिली कम्युनिकेशन कर पाते हो। कोऑर्डिनेशनल मतलब होता है कि समन्वय, आपस में मेल जोल से अच्छे से प्रेम भाव से आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर को बांट देना, किसी एक के हाथ में पावर ना रहे, ठीक है। उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो बिना किसी टेक्नोलॉजी के क्या बनाओगे? कोई भी फैक्ट्री डालोगे, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? फैक्ट्री को कहते हैं। उसमें बिना किसी मशीन के आप काम कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी में पीपल कैन नॉट डू देयर वर्क्स विदाउट द असिस्टेंस ऑफ टूल्स। जो लोग हैं वो किसी भी असिस्टेंस ऑफ टूल्स के बिना वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, मशीन्स, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। हमें उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए, हमें कुछ भी बनाना है तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, बिस्कुट बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए, बेकिंग मशीन चाहिए, हाथ से गर्म थोड़ी कर दोगे फूंक मार के। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेसमेंट, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और हमें साथ ही साथ क्या होना पड़ता है, अगर हमने मशीन को रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो जाहिर सी बात है वो खराब होगी, एक टाइम आएगा वो टूटेगी, फूटेगी, खराब होगी। तो उस टाइम पे हमें क्या रखना पड़ता है, एक मेंटेनेंस के लिए बंदा रखना पड़ता है जो टाइम टू टाइम मशीन को प्लेसमेंट करता रहे, इंस्टॉलेशन करता रहे, उसको देखता रहे कि मशीन की वैल्यू अभी ठीक तो है, अभी वो चल सकती है या नहीं चल सकती, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इज इंपॉर्टेंस एंड नो कॉम्प्रोमाइज शुड बी प्रोनाउंसिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी। कह रहा है हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस जा रही है तो आपको भी एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन से पीछे रह जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इन्वायरमेंट। तो देखो इन्वायरमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द पीपल बिहेवियर एट वर्क। कह रहा है इन्वायरमेंट जो है ना बहुत ज्यादा पीपल्स के बिहेवियर पे वर्क करता है। मतलब कि अगर मान लो कोई भी आपको दोस्त है या फिर कोई भी सोशल ऐप है या फिर कोई भी रिलेटिव्स है आपको बोलेगा कि भाई ये चीज है खराब है आप मत करो, तो है ना आपके ज्यादा कुछ अंदर इफेक्ट आएगा, आप सोचोगे यार सच्ची में तो खराब नहीं है। तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, जो बिहेवियर पे मैन के वो काफी इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे लिखा है बिहेवियर एट वर्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ। देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई जो आपके ऊपर मतलब कि इफेक्ट करे, ठीक है, या फिर हो गया कोई सोशल सिस्टम, या फिर हो गया कोई रिलीजियस बिलीफ। देखो रिलीजियस बिलीफ क्या होता है, अगर मान लो आप काम कर रहे हो, किसी ने आपने बोला अपने दोस्त से यार मेरे लिए कुछ खाने को लिया, उसने ले आया, अब वो नीची जाति का आप ऊंची जाति हो, तो ये सारी कास्ट की जो प्रॉब्लम है ना तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, धर्मों के ऊपर बोल सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है फैमिली एंड इकोनॉमी कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार आपको इफेक्ट करने के लिए, कोई इनसाइड है कोई आउटसाइड है, ठीक है। अगर आप कोई काम अच्छा करने जाते हो, किसी ने टोक दिया, कई अगर मान लो आप कोई सक्सेसफुल इंसान बन गए तो भी आपको कोई टोकता रहता है, फिर आपको कोई बोलेगा कि भाई इतना कैसे पैसा कमा लिया, ठीक है, बोलेगा कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है। तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करते हैं कि इंसान के बिहेवियर को हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद लिखा है हैव टू गोइंग अप विद द चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। कह रहे हैं यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे बताए, तो डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे हो गए, ठीक है, सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का वो है यहाँ पे
इमरजेंस चैलेंजेस ऑफ फॉर ओबी, कह रहे हैं इमरजेंस चैलेंजेस बढ़ने वाले, ओबी को अफेक्ट करने वाले। तो आइए अब इसको लिखवाते हैं। तो पहले आप ये उतार लो, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो जो मैंने अभी आपको बताया था इमरजेंस ओबी चैलेंजेस, तो चैलेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने आपके आगे यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक से मैं बताना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले है नंबर 1, इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स। आपको देखो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो कोवर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, आपको उनकी स्किल्स को इंक्रीज करना पड़ता है काम करने से पहले। स्किल्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अगर आप स्किल इंक्रीज करते हो, उनको अच्छे से ट्रेनिंग कराते हो, अच्छे से हर चीज़ को वो क्लियर से समझ पाते हैं, तो वो अपना जो ग्रोथ लेवल है उसको आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसी तरह का लिखा हुआ है, Such changes happen to the faster pace in business world to match and unpredictable consumers expectations। कह रहा है कि जो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन होती है उन पे खरे उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कंज्यूमर्स की स्किल्स को, अपने जो वर्कर्स हैं उनके स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही इन्होंने बोला अपने बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए भी ये करना पड़ता है। उसका लिखा है एंड चेंजिंग बिजनेस नीडेड टू टेक्नोलॉजीज। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जिस समय पे, अगर वो टेक्नोलॉजी आप आज के समय पे इस्तेमाल करोगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी नहीं लानी है, साथ ही साथ अपने वर्कर्स को क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो अच्छे से कुछ ना कुछ सीख पाएँ, उसको आगे समझ पाएँ, तभी तो वो जल्दी काम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने आगे बताया, unless various stakeholders are equipped to the process of requirement skill to get to those exchange। कह रहा है अगर जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छी प्रोवाइड फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। और नई नई टेक्निक्स लगानी पड़ेगी आपको अपने कंज्यूमर को अगर बेटर सेटिस्फेक्शन देना है। और जितना बेटर सेटिस्फेक्शन आप अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हो उतना ही बेटर सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा जब आपका बिजनेस ग्रो होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देखो इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी का जो टॉपिक है इसके अंदर बस इतना बताएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, क्वांटिटी को भी कैसे बरकरार रखना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रखते तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपने पार्ले की टॉफ़ी तो खाई होगी, कमेंट सेक्शन में बताना जिसने पार्ले की टॉफ़ी खाई है। तो पार्ले की टॉफ़ी अभी से कम 6-7 साल पहले की बात है, 1 रुपये की 4 टॉफी आया करती थी, ठीक है। और अब क्या करा, 1 रुपये की 2 कर दी 2 साल पहले। अब 1 रुपये की 1 टॉफी आती है पार्ले की। साइज में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, जो 1 रुपये की 4 टॉफी आती थी उसके साइज से बस कंपैरेटिवली इतना थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं 1 रुपये की 4 वाली टॉफी को मिक्स कर दूं ना तो इतनी बड़ी टॉफी बन जाती हो। और अब क्या कर दिया, 1 रुपये की 1 और वो भी इतनी छोटी सी टॉफी कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, उन लोगों ने अपने रेट को बढ़ाया, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं गिराया कि क्वालिटी गिरा दो तो बंदे ज़्यादा खरीदेंगे। क्वालिटी सेम रखी है, प्रोडक्ट का रेट हाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आपको उसमें फ्लेवर अच्छा लाना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हो, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, जब आपकी क्वांटिटी अच्छी है और आपकी क्वालिटी बढ़िया है तो कोई भी किसी भी रेट पे खरीदने को तैयार होगा। जैसे कि आज पार्ले की टॉफ़ी को 1 रुपये की 1 होने के बावजूद भी लोग पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी इज द एक्सटेंड ऑफ द कंज्यूमर एंड यूजर बिलीव टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर्पस। कह रहा है जो क्वांटिटी होती है ना वो क्या होती है, तो लाइन है इसके अंदर। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको अपनी जो क्वालिटी है उसको किस तरह से एक्सटेंड करना पड़ेगा। कंज्यूमर का अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो कंज्यूमर का अगर आपको ये जानना है, ब्रेन जानना है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट पसंद करता है, तो आपको उसको उसके लेवल के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद लिखा है टू नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना पड़ेगा आपको, ठीक है। दीज एम्प्लॉइज मेक सच द चेंजेस इन आवर प्रोडक्ट क्वालिटी देन द अचीव सक्सेस। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंजेस लाते हो, आपके एम्प्लॉय कुछ अच्छा कर देते हैं, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस निश्चित है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। देखो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है, यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी रीजन ऑफ एम्प्लॉय हेटेरोजीनियस कैटेगरीज टू द एम्प्लॉय टू टैप द टैलेंट्स। कह रहा है हमें हमेशा हम ये क्या करते हैं, एक चैलेंजिंग होता है ये भी बहुत ज़्यादा, कि जो हमारे वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं उनके पास कभी कभी एक ऐसे इनोवेशन आइडियाज़ होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को हाई लेवल पे अचीव करवा सकते हैं, मगर हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जिस कारण से मोस्ट ऑफ द बिजनेस ज़्यादा अचीवर नहीं बन पाते, ठीक है। तो कभी कभी क्या करना चाहिए, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके टैलेंट्स को देखना चाहिए, उनके अंदर पोटेंशियल होता है, उनको हरासिंग नहीं करना चाहिए, बुलिंग नहीं करना चाहिए, उनको इनोवेशन आइडियाज़ को सुनना चाहिए और ट्रेनिंग
स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए, वो किस तरह से आपको आगे बिजनेस पहुंचाना चाहते हैं। एफेक्ट अमॉन्ग द डाइवर्स फोर्स, और ये सारी चीज़ें भी एक डाइवर्सिटी चैलेंजेस है जो आपको आगे बिजनेस पहुंचा सकता है या फिर आपको पीछे भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूविंग, यहाँ पे लिखा है एम्पावरिंग पीपल। एम्पावरिंग पीपल का मतलब होता है द मेन इशू इज डेलीगेट मोर पावर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर लेवल। जब हम अपने नीचे वाले वर्कर्स को ज़्यादा पावर को बांट देते हैं या फिर उनको कोई अधिकार ही नहीं देते हैं, उस केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कोई भी गलती होती है या तो कंज्यूमर की या तो उसके जो वर्कर्स होंगे उनकी होगी, या फिर जिसने पावर दी है मैनेजर उसकी गलती पाई जाएगी। उसके बाद लिखा है एम्प्लॉय एंड assigning more freedom to make choices and their schedule operation procedures and the methods of solving their works related to the problems। कह रहा है हमें ना अपने जो नीचे वाले वर्कर्स हैं उनको इतनी पावर प्रोवाइड करनी चाहिए कम से कम कि वो अपने नीचे के खुद जो डाउट्स हैं वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। सपोज करो ये वर्कर है, ये बॉस है, ठीक है, बॉस ने इनको पावर दी कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो मेरे पास मत आना, आप उसको सॉल्व कर लेना, अगर आपको नहीं आ रहा आप इससे पूछना, इसको नहीं आ रहा इससे पूछना, फिर इससे पूछना, आप आपस में सॉल्व कर लेना। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे जो बात करी गई है एम्पावरमेंट पीपल्स, ठीक है। अब ये देखो ये 4 चैलेंजेस थे जो आपकी बुक में थे तो मैंने आपको बताए, ये हो गए कंप्लीट। तो अब इसके नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूटिंग फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो कंट्रीब्यूटिंग फील्ड्स होते हैं, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपना सपोर्ट करती है वो फील्ड वहाँ पे बताइए। पहला आता है साइकोलॉजी, सेकंड सोशियोलॉजी, थर्ड इंजीनियरिंग, फोर्थ पॉलिटिकल साइंस और फिफ्थ आता है इकोनॉमिक्स, सिक्स्थ आता है एंथ्रोलॉजी। ये सारी कुछ ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, हर संस्था जो होती है वो कंट्रीब्यूशन करके चलती है, ठीक है। इनसे मेलजोल बना के रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं बता दूँ इसको चालू करने से पहले कि टोटल नंबर ऑफ 5 टाइप्स होते हैं, तो हम इसके बारे में 5 टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपने क्लास 11 12th में भी पढ़ा होगा, मगर आपने अगर ध्यान नहीं दिया था तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 पे आते हैं। तो पहले टाइप नंबर 1 होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल का मतलब क्या होता है, आपकी सारी पावर आपके बॉस के पास होती है या मैनेजर्स के पास होती है, ठीक है। तो मैनेजर या बॉस डिसाइड करेगा कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। उनकी अगर सहमति नहीं होगी किसी काम को ना करवाने की तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं टच कर सकते। तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल, सिंपल हिस्से में, ठीक है। अब आके डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे। In this models, environments the employee are oriented towards obedience and dependence on the boss। कह रहा है यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे बॉस के शकल पे डिपेंड करता है। वो अगर कोई काम बोलेगा बॉस की चलो आज मेरे को क्या करना है, गड्ढा खुदवाना है, वो सारे एम्प्लॉय यूँ देखेंगे, अरे कुछ हुआ थोड़ी है, देख क्यों रहे हैं, वो देखो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर बॉस बोलेगा तभी करेंगे, वो नहीं करेंगे वरना, ठीक है। आगे लिखा है एंड द कंट्रोल बाय मैनेजर बेस्ड ऑन द ऑफिशियल अथॉरिटी एंड द पावर्स अटैच्ड टू डू इट। कह रहा है और जो बॉस है ना वो अपने मैनेजर को इतनी स्पेशल पावर देता है कि आपको ही बॉस जो है ना आपको पावर दे रहा है। मान लो आप मैनेजर एज, ठीक है, सपोज करो ऐसे हो नहीं, ठीक है, आप हो, मान लो मैंने बोल दिया, ठीक है, एक पल के लिए, अरे मान लो यार हो तुम, तो तुम मैनेजर हो तो तुम्हें ना एम्प्लॉय से काम करवाना है, आपके पास पावर सारी है, आप उनको चिमटा मारो, गर्म करके कढ़ाई में तल दो या फिर बिरयानी बना के खा जाओ, मगर उनसे काम करवाना है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी पावर का यूज़ करके उनसे काम करवाओगे। और एम्प्लॉय भी यही करते हैं, वो जब तक आपके ऊपर से डंडा नहीं देते ना जब तक वो काम नहीं करते, ठीक है, या फिर जब तक वो काम नहीं करेंगे वो आलस पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बताएं दैट nobody wants work unless he do in force to do। कह रहा है और जब तक एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, जब तक आगे करने का कुछ आप उनको ऑप्शन नहीं देते, कुछ आप बताते नहीं कि आगे तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना है, जब आप उनको एडवाइस करोगे तभी वो काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट है कस्टोडियल मॉडल। तो कस्टोडियल मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉडल के अंदर क्या होता है, जो पावर्स है ना वो सारी की सारी बांट दी जाती है। कोई यहाँ पे बिजनेस के अंदर बॉस के पास पावर नहीं होती, ना कोई मैनेजर के पास। मैनेजर और बॉस क्या बोलते हैं, अब हमारी पावर्स आपके पास है, मैंने सबको बांट दिए, अब अगर जो भी कोई प्रॉब्लम आई ना आपस में सॉर्ट आउट कर लेना, इसको बोलते हैं कस्टोडियल मॉडल। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय आर द गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स टू द नोटिस एंड द एम्प्लॉय। कह रहा है एम्प्लॉय के पास सारी प्रॉब्लम होती है, अगर मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से पूछेगा जाके, वो कभी भी बॉस के पास नहीं जाएगा ये पूछने की क्या गलती है, हमें ये करना चाहिए, ये नट कसूँ या ना कसूँ, पानी का जग उधर से लाऊं या ना लाऊं। तो बॉस ये गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो पावर अपनी देता है, किसको, एम्प्लॉयज को ही दे देता है सारी पावर, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ
एम्प्लॉयर टू सोल्व द प्रॉब्लम्स टू द एम्प्लॉइज। कह रहा है ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि अपनी प्रॉब्लम्स को बाकी एम्प्लॉय के साथ किस तरह से सॉर्ट आउट करे, ठीक है। इसको बोलते हैं कस्टोडियल मॉडल। तो देखो मैंने 2 मॉडल बताए, इसके बाकी के 3 मॉडल्स जल्दी बताएंगे। पहले आप इसको उतारो, फिर मैं नेक्स्ट लिखवाता हूँ। तो अभी हमने जितना बताया था आपने उतार लिया होगा, तो अब मैं बताने वाला हूँ उसके बाद। अभी मैंने बताया था 2 मॉडल्स को, ऑटोक्रेटिक मॉडल और दूसरा था कस्टोडियल मॉडल। तो अब बताने वाला हूँ 3rd मॉडल, जिसका नाम है सपोर्टिंग मॉडल। आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आइए रीड करते हैं सपोर्टिंग मॉडल होता क्या है। सपोर्टिव मॉडल का मतलब होता है सबसे पहले तो जो ह्यूमन है, जो वैल्यूज है उसकी, ठीक है, मतलब कि जो भी आपका एम्प्लॉई है या वर्कर है उसकी जो वैल्यूज है, उसकी जो डिजायर्स हैं, ठीक है, उसकी छोटी मोटी चीज़ है, जैसे कि मान लो इफिशिएंसी हो गई या फिर टूल्स हो गया या कोई भी टेक्निक्स हो गया, उनको पहले ये सब प्रोवाइड करना चाहिए जो कि नेसेसरी नीड्स है। तो इसको सपोर्टिंग मॉडल के अंदर डाला गया है। यहाँ पे लिखा है इन दिस मॉडल एम्प्लॉई आर कंसिडर्ड एज एक्टिव वर्क्स, मतलब कि जो भी वर्कर्स आपके हैं वो सारे सारे एक्टिव वर्क जब भी कर पाएंगे एज हु हैव द वैल्यूज, एटीट्यूड, डिजायर एंड परफॉर्मेंस। कह रहा है कि अगर मान लो जो भी वर्कर्स है उसकी जब तक हम डिजायरमेंट्स को, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को जब तक हम नहीं समझते तब तक वो काम करने में इफेक्टिव नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। ये पूरा का पूरा जो मेल झोलझाल है ना, ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मैनेजर अच्छा है, आपको मोटिवेट अच्छा करता है, लीडर आपने अच्छा रखा है, तो आप अपने आप ही सपोर्टिंग मॉडल में सपोर्टिव हो जाओगे, ठीक है। नहीं अगर ऐसा कुछ होता, अच्छा कोई नहीं है जो आपको ट्रेंड करने वाला या फिर सिखाने वाला, तो आप भी वैसे ढीले ढाले काम करते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा फोर्स अगर आप पे नहीं डालता। कह रहा है इंस्टेड ऑफ अथॉरिटी और इकोनॉमिक्स रिवॉर्ड्स। कह रहा है हमें नहीं या तो कोई सपोर्टिंग मॉडल चाहिए, या फिर अगर हमारे पास वो नहीं है तो हमें रिवॉर्ड्स चाहिए। रिवॉर्ड्स मतलब होता है, देखो किसी भी इंसान को काम कराने के लिए मजबूर अगर आपको करना है तो आप उसके लिए उसको पैसे की डिमांड दिखा सकते हो, कोई रिवॉर्ड्स दे सकते हो, बोनस डिस्काउंट दे सकते हो। लालच अंदर से जब उत्पन्न होएगा ना किसी के भी अंदर, तो वो काम करने की इच्छा अपने आप अंदर से आती है। अगर मैं मान लो आपको बोलूँ, आपको काफ़ी दोपहर में 12 बजे के टाइम दोपहर में, ठीक है, एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है, ठीक है, काफ़ी कम से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदना है और खूब सारा उसमें सामान है, मेरे पास मलबा रोड़ी पड़ा है, उसमें डालना है, आप डालोगे? नहीं डालोगे। अगर मैं बोलूँ उस काम के आपको मैं एक दिन के 5,000 रुपये दूंगा, आप खुशी खुशी डालोगे? 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जब पैसे जब मिलने लग जाते हैं ना तो अपने आप ही अंदर से एक इच्छा आती है कि हाँ भाई ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल होता है द कॉलेजियल मॉडल। देखो कॉलेजियल मॉडल जो है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम सपोर्टिंग मॉडल का एक्सटेंशन बोल सकते हो। कह रहा है कॉलेजियल मॉडल इज द एक्सटेंशन मॉडल ऑफ सपोर्टिंग मॉडल। जो सपोर्टिंग मॉडल ऊपर बताया था उसका बिल्कुल एक्सटेंशन है, एज इट इज ही बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल आता है द सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल कुछ भी नहीं होता, ये सारे बकवास है। द सिस्टम मॉडल इज द इमरजेंसी मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इमरजेंसी मोड्स ऑफ चैलेंजेस बताए थे, तो चैलेंजेस के अंदर यहाँ पे वर्ड आया था इमरजेंसी, ठीक है। तो उन्हीं चैलेंजेस से लेकर सपोर्टिंग मॉडल बनाया गया। वो जो चैलेंजेस थे ना, उनको कैसे ट्रीट करा जाए, वो सारा सपोर्टिंग सिस्टम में हम सीखते हैं यहाँ पे लास्ट वाले में। कह रहा है बिहेवियर दिस इज द मॉडल इज द रिजल्ट ऑफ सर्च ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑफ ओबी। ये मॉडल ओबी का सबसे बेस्ट मॉडल ढूंढने में, रिसर्च करने में, फाइंड आउट करने में मदद करता है फॉर एम्प्लॉय इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आज के टाइम में कभी भी मान लो आप एम्प्लॉय ढूंढने जाते हो अपने वर्कर्स को, आपको एक बिल्डिंग खड़ी करवानी है, उसका स्ट्रक्चर आपके पास है। अब आप जाओगे मजदूरों को ढूंढने तो कभी मिस्त्री नहीं मिलेगा, मिस्त्री मिल गया तो कभी टेढ़ा मेढ़ा काम कर देगा। तो ये चीज़ें काफ़ी परफेक्ट होनी चाहिए जो ये फाइंड आउट करने में मदद करता है लास्ट मॉडल। अब इसके बाद बात करते हैं ओबी मॉडल की। देखो ओबी मोड जो लिखा है ना, मोड का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस। आप क्या क्या चेंजेस अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी पार्टनर के अंदर, किसी भी स्टाफ मेंबर या कंज्यूमर या वर्कर के अंदर चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ इसके फायदे लिखे हैं। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज ए टूल ऑफ इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना चाहते हो, उसको अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक तरह से इंप्रूव करने में टूल की तरह मदद करता है। जैसे रिमोट है ना, आप यूं बटन दबाते हो, टीवी चालू हो जाता है, फोन को यूं टच करते हो, ओपन हो जाता है लॉक। तो उसी तरह से ये भी इंप्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। इफेक्टिवनेस भी है। द टेक्निक्स इज डेवलप्ड फ्रॉम द ऑपरेट कंडीशनिंग। कह रहा है इसकी जो टेक्निक्स है ना, वो इस तरह से सुटेबल करी गई है कि ह्यूमन के बिहेवियर को भी आराम से पहचान सकता है कि आज ह्यूमन का बिहेवियर काम करने का है या नहीं है, तो ये आराम से बता सकता है उसको देख के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लगा स्टेप्स ऑन ओबी मॉडल। ओबी मॉडल के अंदर जो स्टेप्स आते हैं, जो पहचानने के, आइडेंटिफाई करने के स्टेप्स हैं बिहेवियर को, वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर। पहली बात तो सबसे पहले हमें किसी भी एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, उसका बिहेवियर कैसा है, जब भी वो काम करने के लायक है नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ द बिहेवियर। उसका बिहेवियर को मेजर करना। मेजर कैसे करते हैं, दो वर्कर्स को सामने सामने खड़ा करो
आप एक से बोलो पानी लेके आओ, एक से बोलो पानी लेके आओ, तो दोनों जब पानी लाएंगे उनकी जो हरकतें होंगी, उनका बिहेवियर जो होगा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो वो चीज़ मैनेज करना। नेक्स्ट आता है फंक्शनल एनालाइज ऑफ बिहेवियर, आपको उनका फंक्शनल एनालाइज करना है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इंटरवेंशन, और फिफ्थ पॉइंट आता है सिस्टमैटिक इवोल्यूशन, ठीक है, जो मैंने बताया था सिस्टमैटिक ये रहा, ठीक है, ये सारा का सारा इसमें भी एम्प्लॉय होगा। उसके बाद अब हम देखो ये थे आपकी ये जो सारे बताइए स्टेप्स है, क्या है स्टेप्स, ठीक है, कि आप मोड को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो। अब मैं बताऊंगा यूटिलिटी, देखो ये यूटिलिटी है, मतलब फायदे क्या होते हैं, ठीक है, वो फायदे तो लिखा है यहाँ पे पहला मॉडिफिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। मॉडिफिकेशन जो है ना एक अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो कि हमने डिजायर नहीं किया होता, कभी सोचा नहीं होता डिजायरेबल वैसा, ठीक है। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय का बिहेवियर आपको चेक करना है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल्ड बिहेवियर, यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है जो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा गुस्सैल हो, तो ऐसे एम्प्लॉय की यहाँ पे नीड नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है इसके बाद लास्ट जो इसका है वाइड एप्लीकेशन। देखो ये एक वाइड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, खुला संदेश। इसके मतलब क्या होता है, आप अपने यहाँ पे कितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को भर्ती कर सकते हो, ठीक है, और सब में से छांट सकते हो जो आपको लगता है बेस्ट है आपकी जॉब के लिए, आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस साइड, तो मैंने देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओबी, ठीक है, पेपर में ऑब्जेक्टिव्स पूछता है कभी कभी, तो ज़्यादा बुक में तो दे नहीं रखे, शॉर्ट ही में दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डाले। देखो ओबी मोड टेंड्स टू इक्वेंट रैट्स विद ह्यूमन बींग्स, कह रहा है इंसान के अंदर छुपे हुए चूहे की तरह इंसान को निकालना, ये ओबी का फाइंड आउट करने का तरीका होता है। ओबी क्या करता है, ये देखता है इंसान कितना बहादुर है या नहीं है। इंसान के अंदर छुपे हुए चूहे से कहने का मतलब है कि इंसान के अंदर से ना वो चीज़ें निकाली जाती है कि सामने वाले जो हिचकेगा तो नहीं बात करते हुए, ठीक है, कहीं शर्मा जाए, कहीं हमने किसको काम बोला कहीं डर के भाग जाए, ऐसा कोई बिहेवियर तो नहीं है, वो फाइंड आउट करना। पॉइंट नंबर सेकेंड, OB mode is based on the assumptions of the man is totally shaped by the environment। कह रहा है OB का मतलब होता है एक ऐसा परफेक्ट मैन ढूंढना जो उस इन्वायरमेंट में ढल सके, दूसरों को समझ सके, समझा सके, ऐसा कोई परफेक्ट मैन ढूंढने का। इट does not take care of the people perceptions, belief, needs and expectations। कह रहा है इनको ऐसे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है या परवाह नहीं है जो अपनी परवाह करता है, अपने आप में बिलीव करता है, अपने आप की ज़रूरतों को समझता है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है दूसरों से, तो ऐसे किसी भी इंसान की यहाँ पे नीड नहीं होती। पॉइंट नंबर थर्ड, इट मे बी डिफिकल्ट टू टीच रिफोर्समेंट। कह रहा है ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है दूसरों को समझाना, ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, ठीक है, उनकी थ्योरीज को पढ़ना, मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को, ये कोई इजी नहीं होता। प्रिंसिपल्स ऑफ लो लेवल मैनेजर्स, अगर आप लो लेवल मैनेजर्स में काम करते हो या फिर वर्कर्स में काम करते हो तो आपको इन सब चीज़ों का पालन करना होता है ओबी के अंदर, ठीक है, और ये कोई ज़्यादा इजीली नहीं होता, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। कोई नया मैनेजर अगर आता है या कोई भी नया एम्प्लॉय जब आता है उसके अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके मैंने बताए इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो ये आपके थे, यहाँ पे मैंने बताए स्टेप्स, यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स, और यहाँ पर ये पूरा चैप्टर इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद खत्म हो गया। आपका चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 का हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करना, नीचे सब्सक्राइब बटन है नीचे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी नहीं करने का मन तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कल परसों कर लेना, कर लोगे मेरे को पता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और बता दूं जाने से पहले, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स के लिए ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर है, और चैप्टर वाइज अगर किसी को वीडियो चाहिए, ये बुक 2 है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हम चल रहे हैं, अभी बुक 2 है। बुक 1 जो है पार्ट 1 बुक का, वो पूरी वीडियो लाइन वाइज यूनिट वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक, जाके उन्हें भी देख लेना, वॉच कर लेना, लाइन से है। और ये है हमारी बुक नंबर 2, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप देख लेना, वॉच आउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।